तो कुछ नेचुरल सिलेक्शंस के एग्जांपल्स को हम स्टडी करते हैं। ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है और बड़े ही फेमस एग्जांपल्स हैं। और अल्टीमेटली हम इन एग्जांपल्स को देखते हुए समझते हुए एक कंक्लूजन निकालेंगे कि एवोल्यूशन एक्चुअली है क्या। देखिए इतने सारे जो कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए अभी तक, उसमें हमें एक चीज समझ आई है कि कोई भी चीज या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एनवायरमेंटली फिट है तो उसका कारण ये नहीं है कि उसने खुद को एनवायरमेंटली फिट बनाया है। उसका कारण ये है कि वो ब्लेस्ड था कि उसके अंदर वेरिएशंस की वजह से ऑलरेडी एक फिट होने का कैरेक्टर अवेलेबल था, जो कि नेचर को या नेचर के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट हुआ। तो अल्टीमेटली देखो यही सारी कहानी है जो हम बार बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो सारी चीजों को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल हम नेचुरल सिलेक्शन का लेते हैं वो लेते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का। तो लेट मी राइट एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो लास्ट और फाइनल हुई बात किस पे, कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, वो हमें सिंथेटिक थ्योरी में पता चला। और हमें पता चला कि ये सिंथेटिक थ्योरी ही एक्चुअली में क्या है, एक तरह का न्यू डार्विनिज्म है, जिसमें हमने डार्विनिज्म या डार्विन की थ्योरी की कंसेप्ट्स को और साथ ही साथ में ह्यूगो डिवेरिस की म्यूटेशन थ्योरी वाले कंसेप्ट्स को इकट्ठा किया और एक कंक्लूजन निकाला कि कुछ इस तरह से इवेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए जिम्मेवार माने जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ध्यान क्या है कि जैसे मैंने कहा कि इसका सबसे पहला एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बारे में। देखिए इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या है एक्चुअली में। ये एक मॉथ के ऊपर स्टडी हुई। क्या हुआ कि इंग्लैंड में स्टडी हुई है। ये एक मॉथ है जिसको हमने कहा बिस्टन बेटुलेरिया। अच्छा, स्टडी करने वाले कौन थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था बर्नार्ड कैटलवेल। स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैटलवेल। ठीक है, इन्होंने स्टडी क्या किया उन्होंने, देखिए ध्यान सुनिएगा। जो स्टडी हुई आ, वो इंग्लैंड में हुई। देखिए अब यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ आ जाएगी, कुछ भी इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है। चीजें ऑलरेडी हैं, बस नेचर के अकॉर्डिंगली वो कैरेक्टर्स को चूज किया जा रहा है। अब इस मॉथ में क्या समझा जाता है, मतलब इस मॉथ की स्टडी को हम क्या देखते हैं कि देखिए हमने ना क्या किया, कुछ सैंपल्स को कलेक्ट किया। कुछ ईयर्स हैं, जैसे कि हमने इस स्टडी को करने के लिए 1850 के आसपास जो सैंपल कलेक्शन हुई मॉथ्स की, उसमें हमने क्या देखा कि दो तरह की वैरायटीज है मॉथ की। एक है डार्क, या जिसमें कहें कि मॉथ के अंदर हाई मेलानिन पिगमेंट है, जिसकी वजह से उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क है। और दूसरा जो मॉथ है उसकी बॉडी लाइट कलर्ड है, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट उसके अंदर कम है। ठीक है भाई साहब। तो 1850 में जब हमने सैंपल्स को कलेक्ट किया, हमने देखा कि जिसके अंदर जो डार्क कलर्ड मॉथ थे वो लेस इन नंबर थे, क्योंकि पॉपुलेशन तो एक मॉथ की ही है ना। बस पॉपुलेशन में क्या है, वेराइटीज है मॉथ की। मतलब एक तरह से कहें थोड़ी सी डिफरेंसेस है मॉथ में, बट ऑलमोस्ट दे आर सेम। जैसे हमारी पॉपुलेशन ह्यूमंस के अंदर आप देखते हैं कि कलर स्किन का जो होता है वो डिफरेंट होता है, वैसे इनके बॉडी के कलर का हिसाब है जो मेलानिन पिगमेंट कम या ज्यादा होने की वजह से है। और देखा कि जो लाइट कलर थे वो मोर इन नंबर। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ?
तो जब स्टडी किया गया उस वक्त क्या था उस वक्त इंग्लैंड का जो एनवायरमेंट था, ड्यू टू क्लीन एनवायरमेंट, लाइकन्स, आपको पता है कि लाइकन्स क्या होती है? लाइकन्स एक म्यूचुअलिस्टिक इंट्रैक्शन है, एक म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है बिटवीन whom, बिटवीन फंगस एंड एल्गी। ठीक है, तो फंगस और एल्गी का जो म्यूचुअलिस्टिक इंट्रैक्शन है वो एक लाइकन जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, जो कि अक्सर एक पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे हम इसको स्टडी करते हैं कि भाई जिस जगह पे पोल्यूशन ज्यादा है वहां पे लाइकन जैसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी, और ये ज्यादातर सेटल्ड होती हैं बार्क्स के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, पेड़ों के तनों के ऊपर। तो हमने क्या देखा कि जब पोल्यूशन नहीं था, क्योंकि क्लीन एनवायरनमेंट था, तो जो बार्क थी, या कहे ट्रंक कह दीजिए, वो उस वक्त कवर्ड थी, उनके साथ ढकी हुई थी। और देखिए लाइकन जो का जो कलर होता है, ऑलमोस्ट कहें तो एक तरह से लाइट कलर्ड होती है लाइकन्स। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि भाई लाइकन का रंग क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि लाइकन जो है वो लाइट, हल्का सा ग्रीनिश टिंच होता है, दैट डिपेंड्स कि आप किस तरह की लाइकन की टाइप की बात करें, क्योंकि लाइकन के भी कई सारे टाइप होते हैं। तो लाइट कलर्ड होने की वजह से जो बार्क या ट्रंक थी ट्रीज की, वो क्या दिखती थी, बैकग्राउंड कैसा था ट्रीज के ट्रंक का? लाइट कलर्ड था। अब इस लाइट कलर्ड बैकग्राउंड की वजह से क्या होता था कि जो प्रीडेटर्स थे, प्रीडेटर्स कैन इजिली डिस्टिंग्विश, वो आसानी से पहचान लेते थे बिटवीन बार्क कलर, या कहें ट्रंक कलर, एंड मॉथ कलर। और खास तौर पर ये जो मॉथ है, ये कौन सा है जो इजीली पहचाना जाएगा कि पेड़ के ट्रंक पे बैठा हुआ है? जो डार्क कलर्ड मॉथ है। ठीक है, उस मौत को इजिली प्रीडेटर्स, जो भी उसके शिकारी थे जो उसको खाना चाहते थे, वो इजिली उसे सर्च आउट कर पाते थे। बट लाइट कलर्ड मॉथ की जो बॉडी कलर लाइट था, इसलिए वो जब भी पेड़ों के ट्रंक पे बैठता था और ट्रंक के ऊपर लाइकन्स जो है उन्हें ट्रंक्स को कवर करके रहती थी, तो वो उसके साथ कैमोफ्लैज करता था। कैमोफ्लैज मतलब कि अपने बैकग्राउंड के साथ ढल जाता था। तो प्रेडेटर्स उस लाइट कलर्ड मॉथ को, जिसके अंदर मेलानिन पिगमेंट कम थी, ढूंढ नहीं पाते थे, इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। और डिटेक्ट किसको करते थे? डार्क कलर्ड या जिनमें मेलानिन पिगमेंट ज्यादा थी, उन्हें डिटेक्ट कर पाते थे। तो इसलिए शिकार अक्सर कौन बनता था अगर इस मॉथ की पॉपुलेशन की बात की जाए? वही इंडिविजुअल मॉथ्स के जिनका कलर डार्क था, और वो इजीली ट्रंक के ऊपर बैठे हुए प्रेडेटर्स को दिखाई देते थे। और यही कारण था कि जब हमने स्टडी को, जब सैंपल्स को कलेक्ट किया, तो उस सैंपल में मॉथ में हमें देखने को मिला कि मॉथ की जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादा पॉपुलेशन लाइट कलर्ड मॉथ की है, डार्क कलर्ड मॉथ की कम है। कारण मैंने आपको बता दिया क्यों। बट अब क्या हुआ कि वक्त वैसा था, एनवायरमेंट वैसा था, लक बाय चांस था। डार्क कलर्ड मॉथ भले ही कम नंबर में थे, बट हमेशा रहते थे। लाइट कलर्ड मॉथ का पॉपुलेशन में हमेशा जो नंबर होता था वो हमेशा ज्यादा रहता था। अब हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या हुआ? इंग्लैंड में हुआ, इंडस्ट्रीज आ गई। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, अब मैं ज्यादा इसको लिखूंगा नहीं, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या होता है? देखो, जहां पे भी जिस भी जगह पे इंडस्ट्रीज आती हैं, फॉर श्योर वहां पे एक चीज तो जरूर होती है, बाकी चीजें हो या ना हो, पोल्यूशन। अब जैसे ही पोल्यूशन हुआ, क्या हुआ होगा?
लाइकन्स की जो पॉपुलेशन है, या कहें लाइकन्स वहां पर अब सरवाइव नहीं कर सकती, क्योंकि लाइकन्स पोल्यूशन वाली जगह पे नहीं सरवाइव करती है। अब लाइकन्स होगी एब्सेंट। अब क्या हुआ, और सबको पता है कि जो ट्री का बार्क या ट्रंक होता है, उसकी जो एक्चुअल अपीयरेंस है वो कैसी होती है? हम सबको पता है कि पेड़ में जो उसका तना होता है, जो ट्रंक होता है, उसका जो कलर होता है वो डार्क कलर होता है, ठीक है, ये ब्राउनिश कलर आप कह सकते हैं। यही चीज ये पोल्यूशन के बाद की कहानी है, जो कि 1920 में स्टडी हुई। अब जब जैसे कि मैंने कहा कि जैसे सैंपल आपने 1850 के अंदर कलेक्ट किए, वैसे ही सैंपल आपने 1920 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद कलेक्ट किए होंगे। और सैंपल कलेक्शन में मौत की, उसी की सैंपल्स हम कलेक्ट कर रहे हैं। सैंपल कलेक्शन में मौत की हमें पता चला कि जो पहले ज्यादा थे, लाइट कलर्ड मॉथ जो ज्यादा थे नंबर में, वो अब डार्क कलर्ड मॉथ के मुकाबले कम हो गए। पता लग गया होगा, हल्का सा हिंट मिल गया। क्यों? क्योंकि नाउ प्रेडेटर्स कैन डिटेक्ट लाइट कलर्ड मॉथ ओवर डार्क कलर्ड बैकग्राउंड। जैसे वो पेड़ पे बैठे, अब पेड़ पे लाइकन तो है नहीं, अब पेड़ का जो तना है, जो ट्रंक है, वो खुद तो डार्क कलर्ड है। अब उस पे कोई व्हाइट कलर्ड या लाइट कलर्ड मॉथ बैठेगा और साथ में ही एक डार्क कलर्ड मॉथ बैठेगा, तो आप समझ सकते हैं कि किसको प्रीडेटर आसानी से देख पाएगा? लाइट कलर्ड को, क्योंकि बैकग्राउंड अब डार्क हो गया, बॉडी उसकी लाइट ही है, क्योंकि वो तो उसके अंदर जीन है, कोई एलील है जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है लाइट कलर्ड आ रही है, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट जो है वो कम थी। So now predator can detect light colored moth over dark colored background easily as compared to dark colored moth। नतीजा, किसकी पॉपुलेशन, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन मॉथ में कौन से इंडिविजुअल्स अब बढ़ना लग जाए, ज्यादा हो जाएंगे, और कौन से इंडिविजुअल्स की जो अब पॉपुलेशन है, नंबर है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। बहुत सिंपल है, उल्टा हो जाएगा। अब जब पॉपुलेशन को हम स्टडी करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे आपने देखा कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था या जब पोल्यूशन कम था, तो डार्क कलर्ड मॉथ हमेशा कम नंबर में होते थे पॉपुलेशन में, और लाइट कलर्ड मॉथ हमेशा ज्यादा नंबर में होते थे पॉपुलेशन में। अब यहाँ पे उल्टा हो गया। अब क्या होगा? अब यहाँ पे जो डार्क मॉथ है या डार्क कलर्ड मॉथ है, या जिनको कहें आप, जिनके अंदर मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है, उनका नंबर ज्यादा हो जाएगा, और जो लाइट कलर्ड मॉथ है उनका नंबर कम हो जाएगा। तो ये एक स्टडी हुई। देखिए, ये भी एक नेचुरल सिलेक्शन का तरीका है। मुझे ये बताइए, आप खुद ध्यान सुनिएगा या सोचिएगा भी साथ में, कि क्या यहाँ पे मौत की कोई गलती है? मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई मौत की गलती है। ये तो बाई चांस नेचर के अंदर चेंज हुआ। अब ये चेंज डेफिनेटली ह्यूमंस के द्वारा किया गया है। ये एक एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है जो भी ह्यूमंस के द्वारा किया गया हो, कोई इवेंट हो। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से क्या हुआ कि मौत जो कि ऑलरेडी पॉपुलेशन में थे, पहले किसी अलग तरह के मौत को नेचर के द्वारा डिसाइड किया जा रहा था कि भाई इसका नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा रहेगा। अब एनवायरमेंट या कहें एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से जो एनवायरमेंटल चेंज आया, उस चेंज की वजह से क्या हुआ कि डार्क कलर्ड मॉथ जो है वो उसकी जो वेरिएशन, जो उसके अंदर कैरेक्टर्स ऑलरेडी थे जो कभी उसको नुकसान भी पहुंचाते थे, आज उसके लिए फायदेमंद हो गए हैं। तो इसमें तो ये हम ये नहीं कह सकते ना कि डार्क कलर्ड मॉथ ने खुद को डेवलप किया।
कि वो उसको पता था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वो तो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले भी है। तो आपको मेरी बात यहाँ पे समझ आ गई होगी कि करेक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी होते हैं, बट एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली किसका करेक्टर किसको बेनिफिट दे दे और किसको हार्म दे दे ये नहीं पता। ये लक बाय चांस इवेंट मैं कह सकता हूँ कि ऐसा ही होगा। देखिए ये एक एग्जांपल जो मैंने इंडस्ट्रियल मैनेजम का सॉरी नेचुरल सिलेक्शन के अंदर इंडस्ट्रियल मैनेजम का दिया। बर्नार्ड कैटलवेल थे इंग्लैंड में, जिन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को देखकर दुनिया को समझाना चाहा कि देखिए ये भी एक एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन का। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम सेट कर सकते हैं ड्रग रेजिस्टेंस का। अब देखिए ड्रग रेजिस्टेंस के अंदर कोई ज्यादा कहानी नहीं मैं यहाँ पे करूंगा। मैं सिंपल सी कहानी कहूंगा कि भाई देखिए ड्रग रेजिस्टेंस में सबसे पहले तो हम बात करते हैं जैसे कि आपका पेस्टिसाइड्स की बात होती है, जैसे डीडीटी की बात होती है। डीडीटी 1945 के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ था। हमने इसके कई सारे यूजफुल जो थे हमारे पास क्या कहें उनको यूटिलिटीज की भी थी। बट अल्टीमेटली हमने ये भी देखा कि डीटीटी के लिए जो भी पहले कोई जैसे इंसेक्ट है वो रेजिस्टेंट नहीं था, बट बहुत कम समय में हमारे पास इंसेक्ट्स ने रेजिस्टेंस जो प्रोड्यूस कर लिया। अब प्रोड्यूस नहीं किया, इंसेक्ट्स को नहीं पता कि इंसान डीटीटी जैसी चीज को उसके ऊपर आजमाएगा उसको मारने के लिए। वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में वो करेक्टर था। बस उस करेक्टर का जो उभार हुआ या कहें जो करेक्टर देखा गया वो तब देखा गया जब डीटीटी का उस पर इस्तेमाल हुआ। अब जिन इंसेक्ट्स के ऊपर या जिन इंसेक्ट्स ने रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस किया होगा या कहें रेजिस्टेंस को शो किया होगा, वो इंसेक्ट्स के अंदर रेजिस्टेंस ऑलरेडी डीटीटी के लिए होगी। बट डीटीटी इंट्रोड्यूस करने के बाद पता चला कि भाई हाँ ये जो इंसेक्ट है ये मर नहीं रहा है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है रेजिस्टेंस। तो उसी चीज को हम समझते हैं कि देखिए डीडीटी का यूज कई सारी जगहों पे हुआ, मॉस्किटोज को, हाउस फ्लाइज को, बहुत सारे इस तरह के इंसेक्ट्स को मारने के लिए हुआ। बट अल्टीमेटली इंसेक्ट्स ने इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कॉज कर लिया, ये रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस कर लिया। या मैं कहूं कि रेजिस्टेंस ऑलरेडी थी इन इंसेक्ट्स के अंदर, तो एक टाइम ऐसा आया कि जो रेजिस्टेंट इंसेक्ट्स थे वो जिंदा रहे और उन्हें नहीं आगे की पॉपुलेशन को डिसाइड किया, क्योंकि रिप्रोड्यूस भी उन्होंने किया होगा तो कैरेक्टर्स उनकी प्रोजेनीज में ऑब्वियसली बात है इनहेरिट हुए होंगे, ट्रांसफर हुए होंगे। तो आज की डेट में जो पॉपुलेशन है इंसेक्ट्स की वो सारी रेजिस्टेंट है डीडीटी के लिए। तो इसी तरह से देखिए ड्रग रेजिस्टेंस का एग्जांपल आता है, इवन बैक्टीरिया में भी रेजिस्टेंस देखी जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब भी आप कभी एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं तो एंटीबायोटिक्स के लिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि आप एंटीबायोटिक का जो कोर्स है उसे पूरा कीजिएगा, ताकि अगर आपके बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया जिसके अगेंस्ट आप एंटीबायोटिक को यूज कर रहे हैं, अगर उसमें से कुछ बैक्टीरिया वहां पर रह जाता है क्योंकि हमने कोर्स को पूरा नहीं किया, हमने टैबलेट्स को पूरा नहीं कंज्यूम किया, तो हो सकता है कि जो बैक्टीरिया रह गया वो अब उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाए, और अगली बार जब आप सेम बैक्टीरिया के लिए सेम एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगी। तो ये एक नेचुरल सिलेक्शन है। बैक्टीरिया को नहीं पता था कि आने वाले टाइम पे इंसान हमारे अगेंस्ट कुछ इस तरह के एंटीबायोटिक्स जैसे केमिकल्स को सिंथेसाइज करेगा और यूज करेगा। उनके अंदर वो ऑलरेडी करेक्टर था जो उनको एंटीबायोटिक अगेंस्ट रेजिस्टेंट बनाता है। अच्छा जिनके अंदर नहीं है वो मर जाते हैं, जिनके अंदर है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर आने वाली प्रोजेनी में तो हर प्रोजेनी के अंदर वो करेक्टर होगा जो उनके रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करने के लिए उनके अंदर बॉडी में उनको हेल्प आउट करेगा। और करेक्टर का मतलब मेरा यहाँ से कि जीन ऑलरेडी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी है जो कि हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो हम एक चीज यहाँ पे जरूर कहेंगे कि अल्टीमेटली देखा जाए, अगर ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में मैं यहाँ पे ज्यादा इसको एलैबोरेट नहीं करने वाला, मैं कुछ और बातें यहाँ पे कहूंगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि पेस्टिसाइड जो हमने यूज किया डीडीटी, उसके अगेंस्ट किस तरह से इंसेक्ट्स ने ड्रग रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस को कॉज कर प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस तो क्या किया, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उस तरह से हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात की, बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखी गई। उसी तरह से इंसेक्ट्स के अंदर रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्टिसाइड देखी गई।
ठीक है। और यहां से एक बात निकल के बाहर आती है, क्या बात है कि जो एवोल्यूशन है, एक बात का ध्यान रखिएगा, वो एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। स्टोकेस्टिक प्रोसेस का मतलब है कि ये एक चांस इवेंट पे आधारित है नेचर में और चांस म्यूटेशन ऑर्गेनिज्म में। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एवोल्यूशन इज सम सॉर्ट ऑफ स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक प्रोसेस जिसका मतलब है बेस्ड ऑन chance events in nature and chance mutation in the organism. ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। स्टोकेस्टिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है। लीडरबर्ग्स रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, सरल भाषा में समझेंगे। देखिए उन्होंने क्या किया, एक मास्टर प्लेट को डेवलप किया। ठीक है, मास्टर प्लेट का मतलब है कि इन्होंने बैक्टीरियल कॉलोनीज को डेवलप किया। मतलब कि इस बैक्टीरियल कॉलोनीज को डेवलप किया। अब डेवलप करने का सिंपल सा तरीका है, क्या दें आप, बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें, उनको ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करें। ठीक है, पीएच ऑप्टिमम होनी चाहिए, टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें, मॉइस्चर, व्हाट्सएवर यू थिंक, कि बैक्टीरिया की कॉलोनीज को डेवलप करने के लिए क्या क्या प्रोविजनिंग होनी चाहिए। अब क्या हुआ कि जब ये सब कुछ किया तो कॉलोनीज डेवलप हो गई। अब इस प्लेट को, जिस प्लेट में सबसे पहले कॉलोनीज को डेवलप किया गया, इस प्लेट को कहा मास्टर प्लेट। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट को किस तरह से फर्दर प्रोपोगेट किया गया। अब उन्होंने क्या किया, ये कैसे वुड ब्लॉक लिया, वुड लॉग लेकर उन्होंने इस वुड लॉग पर एक वेलवेट क्लॉथ को रैप कर दिया। ठीक है, तो एक तरह से उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने इस वुड लॉग को जिसके ऊपर ये वेलवेट क्लॉथ रैप्ड थी, उसको इस मास्टर प्लेट पे हल्का सा प्रेस किया ताकि कॉलोनीज में से कुछ बैक्टीरिया इस वेलवेट प्ले क्लॉथ के साथ चिपक कर सांस में आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, यहां से वेलवेट क्लॉथ को या इस वुड लॉग को पकड़ा, इसको हल्का सा प्रेस किया इस मास्टर प्लेट पे, और डेफिनेटली यहां पर कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो अटैच हो गए होंगे। बैक्टीरिया फ्रॉम कॉलोनीज ऑन मास्टर प्लेट
गेट्स अटैच्ड। ठीक है, और उसके बाद सेम इस तरह से प्लेट लेकर, तभी इसको कहा रेप्लिका। दो प्लेट्स ली उन्होंने, कल्चरल प्लेट्स आप जिसे कह सकते हैं। उन दोनों प्लेट्स पे इन अटैच्ड बैक्टीरियाज को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कैसे किया होगा? बस इस वुडलॉक को जिस पे वेलवेट क्लॉथ पे बैक्टीरिया चिपके हुए हैं उनको यहां पे हल्का हल्का प्रेस कर दिया। बट इसमें एक काम क्या किया उन्होंने, उन्होंने एक प्लेट में खाना पीना सब कुछ डाला, बट एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया उन्होंने? पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया। हम सबको पता है कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि फंगस प्रोड्यूस करता है। और एक प्लेट में उन्होंने क्या किया? पेनिसिलिन को इंट्रोड्यूस किया। अब जैसे ही इन पे कॉलोनीज को ट्रांसफर किया होगा या बैक्टीरिया को कॉलोनीज से ट्रांसफर किया होगा, तो कुछ बैक्टीरियाज, इस पर तो देखिए सारे ही बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे एज इट इज, ये बिल्कुल सेम इसकी रेप्लिका है, इसलिए बोला ना इनको रेप्लिका। एक्सपेरिमेंट का नाम भी इसी पे दिया गया है, लीडरबर्ग्स रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट। इसमें देखा सारी कॉलोनीज जो मास्टर प्लेट्स पे थी, सारी कॉलोनीज ग्रो हुई। ऑल colonies grow as such, but जिसमें पेंसिलिन था उसमें only few of them grow and rest disappears, क्योंकि एंटीबायोटिक है पेंसिलिन, ये सबको पता है। तो डेफिनेटली ये क्या करेगा? बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकेगा। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? एंटीबायोटिक का मतलब होता है अगेंस्ट बायोटिक मीन्स लाइफ। ठीक है, तो जिन बैक्टीरियाज ने यहां पे ग्रो किया वो हमारे दिमाग में पहले से बात है, वो बैक्टीरिया 100% ऐसे करेक्टर या कहें ऐसे वेरिएंट के साथ आए होंगे, बैक्टीरिया या बैक्टीरिया दैट ग्रो इज व्हाट इट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। वो पेंसिलिन के लिए क्या होगा? रेजिस्टेंट होगा, तभी तो वो पेंसिलिन होने के बावजूद इस पे ग्रो कर पा रहा है। और ये वही बैक्टीरिया है जो इन कॉलोनीज से उठाया गया है। तो ऐसा क्यों कि कुछ बैक्टीरिया इस वाली प्लेट पे ग्रो कर पाए और कुछ नहीं? तो डेफिनेटली उनके अंदर क्या था? दे वर ऑलरेडी हैविंग व्हाट? मैं यहां कहूंगा दैट कैरेक्टर। इसको आप कुछ भी शब्द दे दीजिए, या फिर आप कह सकते हैं जीन, जो ने क्या बना रहा था? रेजिस्टेंट बना रहा था। किसके अगेंस्ट? टुवर्ड्स पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। क्या इन्हें पता था कि इनको पेनिसिलिन के अंदर या पेनिसिलिन से एक्सपोज किया जाएगा? नहीं पता था ना। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि करेक्टर ऑलरेडी था, जीन ऑलरेडी था जो इन्हें पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बना सकता था। बट जैसे ही हमने पेनिसिलिन को इंट्रोड्यूस किया, उस जीन के एक्सप्रेशन को हमने देखा कि जो सरवाइव कर रहा है, मतलब उसके अंदर वो जीन ऑलरेडी है। मतलब बाय डिफॉल्ट इनके पास वो करेक्टर पहले से था, सिर्फ चूज तब हुआ जब उसकी जरूरत पड़ी। तो डेफिनेटली अगर ये बैक्टीरिया फर्दर रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनके डेफिनेटली सारे प्रोजेनीज क्या होंगे? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होंगे। किस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है ये समझाने का कि चीजें या कहें जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑलरेडी इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है, बट उसको सेलेक्ट कौन करता है? नेचर।
नेचर किस टाइम पर किस तरह के कैरेक्टर की डिमांड कर रही है किसी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल से, तो वही पॉपुलेशन के इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाएंगे जो कि नेचर की डिमांड को पूरा कर पाएंगे, मतलब कि खुद को सर्वाइव करवा पाएंगे। और सर्वाइव करवाने के लिए उनके पास वो कैरेक्टर ऑलरेडी होना चाहिए, वो बना तो सकते नहीं है, तो वो कैरेक्टर उनके पास ऑलरेडी है, इसलिए जिस कैरेक्टर ने उसको फिट बनाया, और फिट बनाने का मतलब कि वो रिप्रोड्यूस करेंगे और आगे प्रोजेनीज में वही कैरेक्टर्स प्रोपेगेट करेंगे, तो आने वाली पॉपुलेशन में से वही कैरेक्टर्स होंगे जो फिट वाले होंगे। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था कि जो म्यूटेशंस होती हैं वो प्री एडेप्टिव होती हैं, एंड नेचुरल सिलेक्शन जो है उसे उनको फिक्स करती है पॉपुलेशन में जनरेशंस ओवर जनरेशंस। तो एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे जरूर लिखूंगा और उस स्टेटमेंट को आप ध्यान से एनालाइज कीजिएगा कि उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। म्यूटेशंस आर प्री एडेप्टिव and natural selection fixes them in a population over the generation। तो अल्टीमेटली इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है वो इस स्टेटमेंट से निकाला जाता है, निकाला जा सकता है, ठीक है, कि म्यूटेशन जो है वो ऑलरेडी होती है, प्री अडेप्टिव होती है, बस नेचुरल सिलेक्शन उनको परमानेंटली फिक्स कर देता है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। तो यहाँ से पता लगता है कि अगर कोई पॉपुलेशन में आज के दौर पे कोई कैरेक्टर्स हैं तो कहीं ना कहीं वो फिट इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर्स रहे होंगे एंसेस्टर्स के, जो कि फर्दर प्रोजेनीज में इनहेरिट हुए होंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स थे जो कि मैंने डिस्कस किए। एक और एग्जांपल मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, सिकल सेल एनीमिया। देखिए, सिकल सेल एनीमिया एक सिम्टम है जो कि ह्यूमंस में देखा जाता है। सिकल सेल एनीमिया का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, हल्का सा आइडिया बता देता हूँ। जीन म्यूटेशन की वजह से, इट्स अ पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, और पॉइंट म्यूटेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ अमाइनो एसिड्स का रिप्लेसमेंट होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, जो कि कहानी शुरू होती है न्यूक्लियोटाइड की सब्स्टिट्यूशन से। सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक्स के अंदर बहुत अच्छे से समझाया गया है, अभी आप उसे गो थ्रू करें तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इस म्यूटेशन की वजह से जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन में, उनमें बदलाव आता है। अब बदलाव से क्या होता है, सिकल मीन्स कुछ इस तरह का शेप, ठीक है, और इस तरह नॉर्मली हमारा जो आरबीसीज होते हैं वो बाइकनकेव होते हैं, नॉर्मल आरबीसी शेप। बट जो आरबीसीज अबनॉर्मल है, क्योंकि ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो सिकल शेप्ड होता है, ठीक है। अब सिकल शेप्ड आरबीसी जो है वो, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। रीजन बीइंग, देखिए आरबीसीज में तो इवन उनका न्यूक्लियस भी नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है, और आरबीसीज का काम होता है आपकी जो गैसेज हैं ऑक्सीजन और CO2 उनको ट्रांसफर करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो 97% ऑक्सीजन है वो आरबीसीज कैरी करते हैं। तो न्यूक्लियस इसलिए वो हटा देते हैं, मेच्योर होने के बाद वो इनइक्विटेड हो जाता है, मतलब कि न्यूक्लियस में खत्म हो जाता है, स्पेस सारे के सारा सिर्फ गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज किया जाता है या गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए यूज किया जाता है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिकल सेल एनीमिया के साथ डिसऑर्डर के साथ पैदा होते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या किया गया है कि सिकल सेल एनीमिया दो तरह का होता है। ये मैं कहूं सिकल शेप्ड आरबीसी, मैं लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, सिकल शेप्ड आरबीसी, ठीक है, दिस इज आरबीसी। लेट मी रेज इट।
अब इसमें देयर आर टू टाइप ऑफ जीनोटाइप्स। मैं जीनोटाइप की बात करूंगा। आई डोंट नो वेदर यू नो व्हाट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, बट हल्का सा मैं आइडिया देता हूँ। कुछ जो जेनेटिक मेकअप होता है किसी भी इंडिविजुअल का, चाहे वो इंसान है चाहे कोई और भी ऑर्गेनिज्म है, उसको आप जीनोटाइप कहते हैं। और जो फिनोटाइप होता है वो होता है उसके जेनेटिक मेकअप का एक्सप्रेशन, वो दिख कैसे रहा। अगर उसका कोई जीन है, वो जो भी जिस भी तरह का एक्सप्रेशन देगा किसी भी कैरेक्टर को लेके, तो उस एक्सप्रेशन को जो कि आंखों से देखा जा सकता है वो फिनोटाइप होता है उस ऑर्गेनिज्म का। जीनोटाइप का मेकअप हम नहीं देख सकते, सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसे एलील्स रहे होंगे जीन के। जैसे कि अगर मैं कहूं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर, और मैं कैरेक्टर हाइट ले रहा हूं, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन जिसमें एक डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील एक इंडिविजुअल में है, तो उसका जीनोटाइप तो हेटेरोजाइगस है, बट उसका फिनोटाइप क्या है? टॉल। सेम एक होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है जहां पे दोनों ही एलील्स उस पर्टिकुलर जीन जो कि कैरेक्टर हाइट को कंट्रोल कर रहा है, उसमें दोनों ही जीन्स डोमिनेट, दोनों ही एलील्स डोमिनेंट है, तो उसका फिनोटाइप क्या है? उसका भी फिनोटाइप टॉल है। बट जीनोटिपिकली दोनों ही इंडिविजुअल डिफरेंट है ना, एक में होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, एक में हेटेरोजाइगस कंडीशन है, बट फिनोटिपिकली एक्सप्रेशन या आंखों से देखें तो दोनों के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो सेम रहता है। अब सिकल सेल शेप्ड आरबीसी में जो जीनोटिपिक कंडीशन है वो दो तरह से हो सकती है, कुछ इस तरह से हो सकती है और कुछ इस तरह से हो सकती है। ठीक है, जो नॉर्मल कंडीशन होगी उस नॉर्मल कंडीशन में हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं पहले बता दूं, ये एक क्रोमोसोम को डिफाइन कर रहा है, ये दूसरे क्रोमोसोम को डिफाइन कर रहा है, और एक्चुअली में जो ये बात की जाती है ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे एलील्स की बात की जाती है। ये क्या है? होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम्स के, जिन पे ये जो ए है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एलील रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो एलील है ये कैसे एलील है? ये दोनों ही नॉर्मल एलील है। तो अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो एलील है दोनों ही क्या है? एबनॉर्मल कह दीजिए या कह दीजिए सिकल सेल शेप्ड आरबीसीज को बनाने के लिए एलील है। ओके, अब यहां पे अगर आप देखें तो ये कंडीशन क्या है? ये होमोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, अगर जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो जो सिकल सेल एनीमिया है ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है जो कि रिसेसिव एलील की वजह से होता है। और यहाँ पे जो एस है वो रिसेसिव एलील है और जो ए है वो डोमिनेंट एलील है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, मतलब कि ऐसे जो इंसान जो इस तरह के जीनोटाइप के साथ पैदा होते हैं, लेट मी मेक इट मोर सिंपली सिंप्लीफाइड फॉर यू, ये क्या चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं? जीनोटाइप ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ये भी जीनोटाइप है, ये भी जीनोटाइप है। ठीक है, इसका फिनोटाइप क्या होगा? इसका आरबीसी बिल्कुल नॉर्मल होगा। इसका फिनोटाइप क्या होगा? इसका आरबीसी 100% सिकल शेप्ड होगा ऑलरेडी। ठीक है, और इस सिकल शेप्ड आरबीसी की वजह से इस तरह के इंडिविजुअल की जो डेथ है वो बहुत अर्ली स्टेज पे हो जाती है। बट जब मैं बात करता हूं इस तरह के इंडिविजुअल की, अब ये जो इंडिविजुअल है ये सिकल सेल या सिकल शेप्ड ऑफ आरबीसी के लिए क्या है? हेटेरोजाइगस। इसके अंदर डोमिनेंट एलील भी है, रिसेसिव एलील भी है, और हमें पता है कि जो डिसऑर्डर है वो रिसेसिव एलील की वजह से होता है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिविजुअल्स में आरबीसीज की शेप नॉर्मल होती है, बट जब डिमांड बढ़ती है, मतलब जैसे कि इंसान एक्सरसाइज कर रहा है या कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, ऑक्सीजन टेंशन के अंदर, मींस ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने के अंदर, जो आरबीसीज हैं वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं। ठीक है,
इसको आप ऐसे समझ लीजिए, या ऐसा समझ लीजिए कि इसमें कुछ आरबीसी सिकल शेप्ड है और कुछ नॉर्मल आरबीसी है, मतलब दोनों काम चल रहे हैं। ऐसे लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं, बट इन लोगों के अंदर एक एडवांटेज होती है। देखो डिसएडवांटेज इन लोगों की ये है कि ये ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में बॉडी को नहीं रह सकते, फिजिकल एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये सिकल शेप्ड आरबीसी जो है इनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि ये बहुत फाइन कैपिलरीज, ये स्मॉल कैपिलरीज के अंदर स्टक हो सकते हैं, रुक सकते हैं, फंस सकते हैं। और खास तौर पर अगर ये कैपिलरीज हमारी कॉरोनरी सर्कुलेशन की होती हो, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट की मसल्स को देता है, तो डेफिनेटली क्या होगा, हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि सिकल शेप्ड होने की वजह से, इस तरह के यू शेप्ड होने की वजह से ये क्या होंगे, कैपिलरीज में फंस जाएंगे, एक कोगुलेशन हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, ब्लड फर्दर मूव नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन मसल्स ऑफ हार्ट को नहीं मिल पाएगी, एंड अल्टीमेटली दैट हार्ट विल स्टॉप वर्किंग। ठीक है, तो अगर कहीं ना कहीं सिकल शेप्ड इंसान की, जैसे मैंने कहा कि जो होमोजाइगस है, प्योरली सिकल शेप्ड आरबीसी जिसके अंदर है, उसकी डेथ का कारण कहीं ना कहीं हार्ट अटैक बनता है। बट जहां पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है, जहां पे आरबीसी नॉर्मल अगर इंसान जी रहा है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है, तो उसमें आरबीसी ज्यादातर क्या है, बाइकनके सॉरी बाइकनकेव है। बट जब अंडर स्ट्रेस कंडीशन, अंडर ऑक्सीजन डिमांड जो बढ़ती है, देन इट बिकम सिकल शेप। बट नॉर्मली क्या होता है कि सिकल शेप्ड आरबीसी की एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज तो मैंने कहा कि भाई वो उनका फाइन कैपिलरीज में फंसने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और हार्ट अटैक जैसे केसेस देखे जाते हैं। बट जहां पर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, जहां पे इंसान के अंदर दोनों तरह के आरबीसी की शेप अवेलेबल है, वहां पे इन एक एडवांटेज, देखिए ये ज्यादातर जो जो मैं एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, ये अफ्रीकन कंट्रीज के लोगों में ज्यादा देखा गया है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के लोगों के अंदर, क्योंकि वहां पे मलेरिया जैसा जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो वहां पे क्या हुआ कि फिर से ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल मैंने तो आपको बता ही दिया कि वहां पे ऐसे लोग ज्यादा क्यों पाए जा रहे हैं, क्योंकि इनके एडवांटेज क्या थी। देखिए एक तो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे, जो मर गए हैं उनका तो कुछ मैं कह नहीं सकता, उनके साथ जो भी उनके पास एलील्स की फ्रीक्वेंसीज थी, जीन की फ्रीक्वेंसी थी, उनके साथ खत्म हो गई है। जो नॉर्मल है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के अंदर मलेरियल केसेस की वजह से ज्यादातर उनकी डेथ हो जाती है। बट जो हेटेरोजाइगस कंडीशन के साथ आए हैं, उनके एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जो मलेरियल पैरासाइट है, अब मलेरिया का लाइफ साइकिल अगर आप देखें, तो मलेरिया अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए दो होस्ट का इस्तेमाल करता है। जो मलेरियल पैरासाइट है या मलेरिया करने वाला जो प्लाज्मोडियम जिसे आप कहते हैं, एक वो फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज है, और दूसरा ह्यूमन के अंदर आरबीसीज के भी अंदर वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। मतलब इट्स अ डाइट जेनेटिक पैरासाइट। डाइट जेनेटिक का मतलब होता है जिसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ती है, अगर एक भी होस्ट उसे ना मिले तो उसका लाइफ साइकिल पूरा नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। अब मलेरिया की दिक्कत क्या है कि मलेरिया पैरासाइट यूज आरबीसी टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, बट वो कंप्लीट हो नहीं पाती, क्यों? एज इट डोंट हैव एनफ स्पेस इनसाइड आरबीसी। किसके आरबीसी? जो बंदा क्या है, जो इंसान क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, इट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। बस, तो वो इंसान क्या हो गया, मलेरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गया, क्योंकि मलेरियल पैरासाइट को, प्लाज्मोडियम को, उस सिकल शेप्ड आरबीसी होने की वजह से उस आरबीसी के अंदर एनफ स्पेस ही नहीं मिला कि वो वहां पे अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर सके। और अल्टीमेटली क्या हुआ, जब लाइफ साइकिल पूरा नहीं हुआ तो एक तो ट्रांसमिशन रुक गया, दूसरा जिस इंसान के अंदर ये मलेरियल पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करना चाहता है, वो या उस इंसान सर्वाइव ज्यादा देर तक नहीं कर पाया, तो अल्टीमेटली उस इंसान को भी मलेरिया नहीं हुआ। तो ऐसे लोग जो होते हैं हेटेरोजाइगस पीपल,
खास तौर पे जो सिकल शेप आरबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे लोग बन जाते हैं क्या, रेजिस्टेंट टू whom, टू दी मलेरिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ इसको, सच पीपल हु आर हेटेरोजाइगस दे बिकम रेजिस्टेंट अगेंस्ट मलेरिया। अब ऐसे लोगों की पॉपुलेशन में कई सदियों से हो रहा होगा, मलेरिया कोई अभी तो आया नहीं है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो नॉर्मल इंसान है वो मलेरिया की वजह से चला गया, जो होमोजाइगस हुआ वो वैसे ही चला गया, तो बचा कौन उस पॉपुलेशन में, वही लोग जो हेटेरोजाइगस इन कंडीशन है, जिनके अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन है एंड दे आर बिकमिंग रेजिस्टेंट अगेंस्ट मलेरिया। तो ये एक तरह का नेचुरल सिलेक्शन है। तो आज के दौर पर अगर हम पॉपुलेशन को उठा के देखें ऐसी जगहों पे जहाँ पे मलेरियल केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम लोग आपको ऑलरेडी रेजिस्टेंट देखने को मिलेंगे, जो कि कारण हेटेरोजाइगस कंडीशन की वजह से हुआ। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट ये दो मेन एग्जाम्पल्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ।